चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस, जो हमने पहले ही शुरू कर चुके हैं। ठीक है, हम आज चैप्टर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम चैप्टर 1, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, ये चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और पूरा इसे हम डिटेल में समझेंगे, आराम से सारी चीजें देखेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें यहाँ पर आराम से आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अम्ल होता क्या है, एसिड क्या है। तो एसिड हम अगर हमसे नॉर्मली पूछे तो जो खट्टा होता है स्वाद में, वही एसिड है। ठीक है, लेकिन हमें किताबी भाषा में समझने की जरूरत है। तो अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाने के बाद हाइड्रोजन के आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसके अलावा नाइट्रिक अम्ल HNO3 और एसिटिक अम्ल CH3COOH। यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण यहाँ पे मिल गए हैं अम्ल के। ठीक है, अब अम्ल को कैसे पहचाना जाए, अम्ल कैसे पहचानेंगे आप कि कोई पदार्थ में अम्ल उपस्थित है। तो उनकी अपनी अलग पहचान है। कैसे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, और भी कोई तरीका है इसको पहचानने का? तो बिल्कुल है, आप लिटमस पर इसका प्रभाव देख सकते हैं। लिटमस पेपर जिसमें हम अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम नीला लिटमस लेंगे। अगर हम एसिड का जांच कर रहे हैं, एसिड की पता लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पर नीला लिटमस का प्रयोग करेंगे और नीला लिटमस को वो लाल कर देगा अगर आपके विलयन में क्या अम्ल या एसिड उपस्थित है। ठीक है, दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण, मतलब जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, वहाँ पे भी जो पदार्थ यूज करते हैं, खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, तो क्या उसमें अम्ल उपस्थित होता है, क्या उसमें क्षार उपस्थित होता है? तो हाँ बिल्कुल, आपके जो दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं उन चीज़ों में भी अम्ल और क्षार उपस्थित होता है। जैसे नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। सिरका, इसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। इमली जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, उसमें आपका टार्ट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। टमाटर बहुत ज़्यादा खाया जाने वाला ये आपका वेजिटेबल है, इसमें ऑक्सैलिक अम्ल उपस्थित होता है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कुछ डायग्राम्स के माध्यम से चीज़ें हम देख रहे हैं। जैसे सिरका या विनेगर में हमने पहले ही बताया कि इसमें एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। इसके अलावा चीज़ें रह गई हैं। एप्पल में देखिए मैलिक एसिड होता है। और उसके अलावा चींटी, हाँ चींटी देखिए जब आपको काटती है तो देखेंगे आप बहुत ज़्यादा जलन होती है उस जगह में। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का वहाँ पे एसिड छोड़ देता है, एसिड रिलीज करता है। चींटी के डंक में एक प्रकार का एसिड होता है जिसे बोलते हैं फार्मिक एसिड। क्लियर है? इसके अलावा मिल्क या दही दोनों में आपका लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है और लेमन में आपका साइट्रिक एसिड होता है। तो ये कुछ ऐसे जीवन में आपके प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ हैं और उनमें उपस्थित एसिड के नाम हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? फिर हम देखते हैं अम्ल के प्रकार। तो अम्ल के आपको प्रकार भी मिल जाएंगे। एक है तनु अम्ल और दूसरा सांद्र अम्ल। तनु अम्ल किसे कहेंगे? तनु मतलब जब बहुत चीज़ें पतली कर दी जाए। ठीक है, तो जो अम्ल होगा, अम्ल को अगर आप बहुत ज़्यादा पतला कर दे, कैसे करेंगे? बहुत अधिक उसमें जल की मात्रा बढ़ा दें आप। ठीक है, तो जल की मात्रा बहुत अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो अम्ल के जो अणु होंगे वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, जो अम्ल के हैं अणु वो दूर हो जाएंगे और उसमें उपस्थित जो आयंस होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, और इसी स्थिति को, इसी कंडीशन को अम्ल के क्या बोलेंगे? तनु अम्ल कहेंगे। ठीक है, अधिक पानी मिला देने पर अम्ल के अणु पानी में फैल जाते हैं और हाइड्रोजन के आयन की मात्रा कम हो जाती है, उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हैं तनु HCl, तनु HNO3। क्लियर है? इसके बाद दूसरा प्रकार है यहाँ पे सांद्र अम्ल।
क्या होगा, तनु अम्ल में हमने पानी ज्यादा मिला दिया, सांद्र अम्ल में हम पानी कम रखेंगे या बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जल की मात्रा इसमें बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होगी, और ऐसी स्थिति में अम्ल के अणु क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। अम्ल के अणु पास पास आ जाएंगे और अम्ल में हाइड्रोजन के जो आयन है उनकी संख्या क्या होगी, उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। जब अणु पास पास होंगे तो आयन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, और ऐसी कंडीशन को, अम्ल की ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, सांद्र अम्ल। क्लियर है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिया है H2SO4, ठीक है। आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, उम्मीद है कि अम्ल किसे कहते हैं, हम अम्ल को कैसे पहचानेंगे, किन पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है और अम्ल के प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे क्षार, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, तो जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, आप उन्हें खा नहीं सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका बेकिंग सोडा वगैरह। तो देखिए परिभाषा हम देख लेते हैं सबसे पहले, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्लियर है। अम्ल क्या दे रहे थे, हाइड्रोजन के आयन दे रहे थे, और जो क्षार है वो हाइड्रोक्साइड के आयन यानी OH के आयन्स जो है रिलीज करेंगे, ठीक है। उसे हम बोलेंगे क्षार। क्या बोलेंगे, उसे हम क्षार कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसका फॉर्मूला है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। तो लास्ट में हाइड्रोक्साइड लिखा होगा तो उससे आप पहचान जाएंगे कि वो क्षार है। क्लियर है। जब हम कैसे देखेंगे उसे, केमिस्ट्री के फॉर्म में देखेंगे तो उसमें हाइड्रोक्साइड आपको लगा हुआ मिलेगा जो भी पदार्थ होगा, ठीक है। इसका मतलब वो पदार्थ क्या है, आपका क्षार है। क्लियर है। कैसे पहचान करेंगे, अम्ल पहचानना तो आपने सीख लिया, क्षार कैसे पहचानेंगे, देखिए। क्षार की पहचान, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, सॉरी यहाँ पे क्षार होना चाहिए था, क्षार पहचान रहे हैं ना हम। तो क्षार जो है स्वाद में कड़वा या कसैला होता है, ठीक है, कसैला होता है, ठीक। लिटमस पर इसका प्रभाव कैसे होगा, जो हम अम्ल देख रहे थे वो नीले लिटमस को लाल कर रहा था, क्षार उसका उल्टा करेगा, लाल लिटमस को ये नीला कर देगा, लाल लिटमस को ये क्या करेगा, नीला कर देगा। मैं जो शब्द प्रयोग कर रही हूँ बार बार, जो लिटमस पेपर इसको मत पहले आप समझ लीजिए, एक ये प्राकृतिक सूचक है, सूचक यानी इंडिकेटर है, जो यह बताता है कि पदार्थ में अम्ल उपस्थित है या आपका क्षार उपस्थित है, ठीक है। जो भी हम सॉल्यूशन लेंगे उसमें अम्ल या क्षार उपस्थित है, ये कैसे पता करते हैं, तो एक प्राकृतिक सूचक है जिसे हम लिटमस कहते हैं, ठीक है, लिटमस। और लिटमस जो है एक लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। लिटमस कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो लीचेन नामक पेड़ या पौधे से प्राप्त किया जाने वाला एक सॉल्यूशन है, विलयन है, ठीक है। जब अब देखिए जो अम्ल है वो क्या कर रहा है, नीले लिटमस को लाल कर रहा है, यानी पहले से उसमें क्षार उपस्थित है, तभी वो कैसा है, नीला है, तो नीले को लाल में परिवर्तित कर रहा है। क्षार क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर रहा है। क्लियर है, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर रहा है। लेकिन जो आपका लिटमस पेपर है, जब इसमें अम्ल या क्षार दोनों में से कोई भी उपस्थित ना हो तब क्या होगा, तब वो बैंगनी रंग का होता है। ध्यान रखिएगा, जब लिटमस में क्या हो, ना तो आपका अम्ल हो ना ही क्षार उपस्थित हो, तब वो बैंगनी रंग का होता है, यानी उसका प्राकृतिक रंग जो है वो है बैंगनी। ध्यान रहेगा। चलिए, क्षार के प्रकार, घुलनशील क्षार और अघुलनशील क्षार, ठीक है। कैसे, जल में घुलनशीलता के आधार पे इसे हम देखेंगे। तो जो जल में घुलनशील होंगे उसे घुलनशील क्षार कहेंगे, जो जल में नहीं घुलेंगे उन्हें अघुलनशील क्षार कहेंगे। घुलनशील क्षार के आपको एग्जांपल NaOH, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अघुलनशील क्षार कौन कौन से हैं, CuOH2, FeOH3, ये दोनों आपको एग्जाम्पल देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि क्षार को समझाइए, उसके प्रकार को समझाइए, उसकी पहचान को, तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में हेल्प होंगी। आराम से इसे समझिएगा और लिखिएगा, ठीक है।
चलिए संकेतक, अब जैसे अभी तक हम देख रहे हैं अम्ल की पहचान या क्षार की पहचान, तो उनकी पहचान हम किसी न किसी पदार्थ से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो पदार्थ जो हमें अम्ल और क्षार की पहचान तक पहुंचाए किसी भी माध्यम, रंग के माध्यम से या गंध के माध्यम से, तो उन्हें हम इंडिकेटर या संकेतक कहते हैं। क्या है? उन्हें इंडिकेटर या संकेतक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की पहचान रंग बदल कर कराते हैं उन्हें संकेतक कहते हैं। क्लियर है? तो कुछ आपको यहाँ एग्जाम्पल मिल रहे हैं, उन्हें देख लेते हैं कैसे वो पहचान कराएंगे अम्ल या क्षार की, समझ लेते हैं। जैसे लिटमस, लिटमस अगर अम्ल है तो नीले को लाल में परिवर्तित कर देगा, क्षार है तो नीले लिटमस को वो नीले को लाल में अम्ल परिवर्तित करेगा और लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित करेगा, क्षार अगर उपस्थित है तो। ठीक है। दूसरा उदाहरण मिथाइल ऑरेंज, ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है, ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज जो है पीले में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, पीले रंग में परिवर्तित कर देता है। फिनोल्फ्थलीन की बात करें तो ये बेरंग कर देता है। अगर सॉल्यूशन में क्या है आपका ये है, क्या कहते हैं, फिनोल्फ्थलीन, तो बेरंग कर देगा वो सॉल्यूशन को, ठीक है ना। लेकिन अगर क्षार उपस्थित है उस सॉल्यूशन में तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। क्लियर है? गुलाबी हो जाएगा। नेचुरल संकेतक के रूप में देखिए यहाँ पर हल्दी ली जाती है। हल्दी का नेचुरल जो कलर होता है वो क्या होता है? पीला होता है। अगर हम उसमें एसिड डालें या एसिड के साथ उसका अभिक्रिया कराएं तो वो पीली ही रहेगी, यानी वो अपना रंग नहीं खोएगा अगर हम उसमें अम्ल का सॉल्यूशन मिलाते हैं। लेकिन अगर उसमें क्षार मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो लाल या भूरी रंग की हो जाएगी। क्लियर है? देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखें तो जब आप बर्तन धुलते हैं तो जो हल्दी वाले बर्तन होते हैं ना, देखिएगा जैसे ही आप कोई सर्फ या बार यूज करते हैं तो क्या होता है? रंग बदलने लगता है। वो जो साबुन होता है क्या आपके हल्दी के साथ मिल करके उसका कलर जो है लाल या भूरा रंग का दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका जो बार होता है या फिर आपका निरमा होता है, डिटर्जेंट होता है, उसमें आपका क्षार या बेस उपस्थित होता है, ऐसा इसलिए होता है, ठीक है। तो लिटमस कैसा है? आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन ये आपके सिंथेटिक या संश्लेषित सूचक हैं। संश्लेषित या सिंथेटिक इंडिकेटर का मतलब क्या है? जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं प्रयोग के लिए, ठीक है, तो उन्हें हम संश्लेषित सूचक या सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल हल्दी, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में आपको और भी मिल जाएंगे। जैसे हल्दी तो हो गया एक, गोभी का फूल और बहुत सारे फूलों की पत्तियां भी ऐसी होती हैं, जैसे गुलाब की पत्ती है ना, तो गुलाब की पंखुड़ी वो भी आपकी क्या होती है? एक प्राकृतिक संकेतक होता है अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। इतनी सारी चीजें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं गंधीय संकेतक। अभी तक हमने जो देखा इससे पहले सूचक या संकेतक वो क्या दर्शा रहे थे? रंग के आधार पर अम्ल और क्षार की पहचान करा रहे थे। लेकिन गंध के आधार पर जब कोई पदार्थ हमें अम्ल और क्षार की पहचान कराए उन्हें गंधीय संकेतक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वेनिला, ठीक है, वेनिला अगर अम्ल उपस्थित है सॉल्यूशन में तो वेनिला को अगर हम प्रयोग करते हैं तो तीव्र गंध, यानी उसमें से तीव्र गंध आने लगेगी। लेकिन वहीं अगर हम क्षार का प्रयोग करें, बेस का यूज करें सॉल्यूशन में, तो गंधहीन कर देगा, ठीक है, मतलब कोई भी सुगंध या बदबू नहीं आएगी। वेनिला एकदम यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? प्याज, प्याज में अगर हम एसिड के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से भी गंध जो है तेज हो जाएगी, तीव्र गंध आएगी, और क्षार यूज करेंगे तो गंधहीन हो जाएगा वो, ठीक है, कोई भी उसमें सुगंध बाकी नहीं रह जाएगी, ठीक। लौंग का रस, लौंग का रस अगर हम अम्ल के साथ इसका रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर हम अम्ल में मिलाते हैं लौंग का रस तो यहाँ से भी गंध जो है आएगी, सुगंध यहाँ से आएगी, तीव्र आएगी। लेकिन अगर हम क्षार के साथ प्रयोग करते हैं तो ये गंधहीन हो जाएगा। तो सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ये वस्तुएं हैं और अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर गंध के माध्यम से कैसे वो अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखते हैं हम अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल
और क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या परिवर्तन होता है, उसे हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करा दी जाए तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, क्या करें, अगर हम अम्ल के साथ किसी धातु को मिला दें तो लवण NaCl और फिर क्या हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, यानी हाइड्रोजन के आयन वो रिलीज करेगा, जैसा कि हमने परिभाषा में पहले ही देख लिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर 2NaOH एक्वा फॉर्म में ले रहे हैं प्लस जिंक, ये हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये मिल करके क्या बनेगा Na2ZnO2 जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा प्लस H2 गैस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2NaOH जो है हम एक्वा फॉर्म में ले रहे हैं। देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं, हम ठोस, द्रव, गैस, ये 3 पढ़ते हैं, लेकिन एक अवस्था और होती है जिसे हम एक्वा फॉर्म कहते हैं। वो ना तो ठोस होता है ना द्रव, इन दोनों का मिश्रित होता है जिसे हम एक्वा फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ NaOH एक्वा फॉर्म में लेंगे, जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में लेंगे, तो जब मिल करके ये Na2ZnO2 बनाएगा वो कैसा होगा, आपका सॉलिड में होगा। ठीक है, और गैस जो है H2 जो है आपका गैस फॉर्म में होगा। क्लियर है? दूसरा हम एक अभिक्रिया और देख लेते हैं, जैसे अम्ल के साथ अगर हम धातु का ऑक्साइड मिला दें। हम इससे पहले क्या देख रहे थे, अम्ल में हम धातु मिला रहे थे। ठीक है, यानी हाइड्रोजन के आयंस वगैरह इससे बन रहे थे, पर अगर हम धातु का ऑक्साइड इसमें मिला दें तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। यानी जल मतलब H2O और H2O का मतलब हाइड्रोजन के ऑक्साइड बन रहे हैं। क्लियर है? तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड बनने का मतलब है कि उस धातु में क्षार उपस्थित है। जो धातु का ऑक्साइड हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्षार उपस्थित है, क्योंकि क्षार की परिभाषा ही है कि वो जब हम अभिक्रिया करेगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज करेगा। क्लियर है? ठीक है, एक उदाहरण जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है CuO प्लस H2SO4 जो मिल करके CuSO4 और प्लस H2O बना रहा है, यानी हाइड्रोजन के ऑक्साइड वो रिलीज कर रहा है, यहाँ पर क्षार उपस्थित है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्षार के लिए। जैसे अगर हम क्षार में अमोनियम लवण को मिला दें, ठीक है, धातु को मिला दें, तो अमोनियम लवण के साथ एक ऐसी अभिक्रिया करेगा, अमोनिया गैस बनाएगा, लवण बनाएगा प्लस जल बनाएगा, यानी H2O, वही हाइड्रोजन के ऑक्साइड वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्लियर है? चलिए, कोई भी आप अभिक्रिया देखिए, रासायनिक अभिक्रिया, अगर आपको सिंपल सा अम्ल और क्षार पहचानना है तो बस दिमाग में इतनी चीज रखिएगा कि अगर अम्ल की उपस्थिति होगी तो वो हाइड्रोजन के आयन रिलीज करेगा, अगर क्षार की उपस्थिति होगी तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड रिलीज करेगा, यानी आपको लास्ट में OH या H2O जो है प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? उदासीन ऐसी अवस्था, ठीक है, या ऐसी अभिक्रिया जहां पर ना तो अम्ल का प्रभाव बचे ना ही क्षार का प्रभाव बचे। ठीक है, या दोनों मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दे। ठीक, तो ऐसी अवस्था में जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा वो उदासीन होगा। ठीक है, परिभाषा देखते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अम्ल और क्षार अगर एक साथ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, यानी जो भी पदार्थ नया बनेगा वो ना तो अम्ल होगा ना वो क्षार होगा। ठीक है, वो उदासीन होगा, और लवण जल बनाते हैं। ठीक है, और क्या बनाएंगे लास्ट में, लवण यानी नमक और जल बनाएंगे। ऐसी अवस्था में जो अभिक्रिया से हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, लवण और जल। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अम्ल और क्षार को मिला देने पे लवण और जल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल NaOH एक्वा फॉर्म में प्लस HCl लेंगे, वो भी एक्वा फॉर्म में। NaOH क्या है आपका, क्षार है, ठीक है, और HCl क्या है, एसिड है यानी अम्ल है। ठीक, इन दोनों को हम मिला देते हैं, मिला के क्या आया, NaCl यानी आपका लवण, पहले मैंने बताया, जो कि आपको एक्वा फॉर्म में मिलेगा, प्लस H2O यानी जल, जो कि आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, आपको ये पता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में pH मान लगभग 7 हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे इसमें समझने वाली चीज कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का pH मान जो है कितना होता है, 7 होता है। यानी अगर कोई सॉल्यूशन, कोई पदार्थ उदासीन है तो उसका pH मान 7 होगा। ठीक है, और pH मान क्या होता है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए,
पीएच मान जो है एक इंडिकेटर है या मापक स्केल होता है, तो जिसके आधार पे हम ये समझते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है या कौन सा पदार्थ क्षार है। ठीक है, तो हम जो न्यूट्रल वाला जो माप है वो हम 7 को ले लेते हैं, यानी पीएच मान 7 हमारा उदासीन होता है। तो इससे ऊपर या नीचे जाने पर आपको अम्ल और क्षार का पता लगता है। अगर 7 से नीचे, अगर पीएच मान किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से नीचे है, कम है, तो वो अम्ल होगा। अगर 7 से ऊपर है तो वो क्षार होगा, लेकिन अगर 7 के बराबर ही हो तो वह न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि H2O जल का पीएच मान 7 होता है। क्लियर है? देखिए क्या होता है, पीएच मान के बारे में ही है, यह 0 से 14 तक का स्केल होता है। ठीक है, जो यह बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, जैसा कि हमने समझा। ठीक है, विलयन का प्रकार, पीएच मान, यहाँ पर प्रकार देख लेते हैं और उसका पीएच मान। ठीक है, जैसे अगर अम्लीय है तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर पीएच मान 7 से कम है, यहाँ पर इसका कैसे दिया है, लेस देन दिया है ना 7, इसका मतलब कम। तो 7 से अगर कम है पीएच मान तो वह पदार्थ अम्लीय है, लेकिन अगर 7 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 7 है, तो वह पदार्थ आपका क्षारीय है। और वही अगर पीएच मान 7 के ही बराबर हो जाए, तटस्थ हो जाए, यानी पदार्थ न्यूट्रल है, उदासीन है। क्लियर है? चलिए इसके साथ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किस पदार्थ में पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस, इसका पीएच मान 2 के लगभग सर्वांशम दिया है, तो 2 के बराबर होता है, लगभग 2 के बराबर होता है। ठीक है, दूध में पीएच मान कितना है? 6 के बराबर होता है, लेकिन ये 7 से कम है। ठीक है, तो आप अगर पीएच मान किसी पदार्थ का आपको बता दिया जाए तो आप बिल्कुल बिना सोचे, आप बिना वक्त गवाए बता सकते हो कि वो अम्ल है या क्षार है। कैसे? क्योंकि आपको उदासीन जो है पीएच मान पता है कि वो 7 होता है, अगर उससे कम हुआ तो अम्ल होगा, उससे ज्यादा हुआ तो क्षार होगा। पानी का पीएच मान 7 होता है, जो कि एक उदासीन पदार्थ है। क्लियर है? साबुन का पीएच 9 है, 7 से ज्यादा, यानी साबुन आपका क्षार होता है। क्लियर है इतनी सारी चीजें? तो देखिए हमने यहाँ पर अम्ल और क्षार की पहचान देख ली, उनके प्रकार देख लिए, कैसे पता लगाया जा सकता है, पीएच मान के बारे में पढ़ लिया। तो इतनी सारी चीजें हमने आज की वीडियो में देख ली हैं। बाकी की जो सारी चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, वीडियोस जो है पसंद आई होगी, और फिर लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। थैंक यू।